प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड। अब आप हम जो है भारतीय अमेरिकी के बारे में बात कर लें। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने गुरुवार को भारतीय अमेरिकी रिचर्ड वर्मा को राज्य प्रबंधन और संसाधन के उप सचिव के रूप में पुष्टि की है। सीनेट ने 54 वर्षीय वर्मा की पुष्टि 67/26 मतों से की। उन्होंने 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में कार्य किया। वो वर्तमान में मास्टर कार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख हैं। ओबामा प्रशासन के दौरान वर्मा ने विधायी मामलों के राज्य के सहायक सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इससे पहले अपने करियर में वह संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर हैरी रीड के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, जबकि वे डेमोक्रेटिक व्हिप, अल्पसंख्यक नेता और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट के बहुमत नेता थे। वर्मा ने एशिया ग्रुप के वाइस चेयरमैन, स्टेप्टो और जॉनसन एलएलपी में पार्टनर और सीनियर काउंसलर और अल्ब्राइट स्टोनब्रिज ग्रुप में सीनियर काउंसलर के रूप में काम किया है। वह संयुक्त राज्य वायुसेना के एक अनुभवी हैं, जहां उन्होंने जज एडवोकेट के रूप में कार्य किया। वर्मा ने BS लेहाई यूनिवर्सिटी में, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, JD कम लाउड, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, लॉ सेंटर में डिस्टिंक्शन के साथ LLM और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से PhD की है। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें राज्य विभाग से विशेष सेवा पदक, विदेश संबंध परिषद से अंतर्राष्ट्रीय मामलों की फेलोशिप और संयुक्त राज्य वायुसेना से मेघावी सेवा पदक शामिल है। वर्मा को राष्ट्रपति के खुफिया सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया था और वे सामूहिक विनाश और आतंकवाद आयोग, वेपन्स और मास डिस्ट्रक्शन एंड टेररिज्म कमीशन के हत्यारों के पूर्व सदस्य हैं। आइए हम चलते हैं ताइवान की ओर। चीन की चेतावनी के बीच ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने अमेरिका की यात्रा शुरू कर दी है। वो बुधवार को न्यूयॉर्क पहुंच गई। इस यात्रा के जरिए वह दिखाना चाहती हैं कि स्वशासित ताइवान इस समय चीन की धमकियों का सामना कर रहा है और वह अपने सहयोगी देश से सुरक्षा चाहती है। वॉशिंगटन स्थित चीन की प्रभारी राजदूत सू शुयान ने बुधवार को संवाददाताओं से वर्चुअल संवाद के दौरान कहा कि ताइवानी राष्ट्रपति की अमेरिकी हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी व अन्य अधिकारियों से मुलाकात की संभावना है। चेतावनी दी कि अगर ऐसा होता है तो यह बहुत ही गंभीर मामला होगा। इससे अमेरिका चीन के द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ना तय है। गुरुवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने भी किसी अमेरिकी अधिकारी से मुलाकात को लेकर चेतावनी दी। चीन का मुख्य ऐतराज 5 अप्रैल को अमेरिकी हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी से संभावित मुलाकात को लेकर है। वहीं न्यू जर्सी से डेमोक्रेट सीनेटर व सीनेटर की विदेशी संबंधों की समिति के चेयरमैन रॉबर्ट मेंडेज ने कहा है कि राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के साथ किसी भी अमेरिकी अधिकारी की अनौपचारिक मुलाकात स्पष्ट कर देता है कि ताइवान के लिए अमेरिकी समर्थन मजबूत और स्पष्ट है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ताइवान अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी और अमेरिकी सैन्य मदद पाने वाला प्रमुख भागीदार है। इससे पहले पिछले साल अगस्त में अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद तनाव बढ़ गया था। इसके जवाब में चीन ने ताइवान जलनमरू व ताइवान के आसपास कई मिसाइलें दागी थी व पोत भेजे थे। भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय कंपनियों से नौसेना के लिए 11 गश्ती जहाज़ों और 6 मिसाइल दागने में सक्षम युद्धपोतों के निर्माण का सौदा किया है। यह सौदा 19,600 करोड़ रुपए का है। सरकार ने रक्षा सामग्री के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के अपने फैसले के तहत यह सौदा किया है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को उन्नत मोबाइल लॉन्चर और मिसाइलों के लिए 1700 करोड़ रुपये का क्रय आदेश भी दिया है। कंपनी को यह आदेश 2027 तक पूरा करना होगा। इन्हें मिलाकर 2 दिनों में सेनाओं के लिए 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीद के लिए क्रय आदेश दिए गए हैं। बता दें कि 11 गश्ती जहाज़ों के निर्माण का सौदा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिपबिल्डिंग एवं इंजीनियर्स कोलकाता के साथ किया गया है। 11 में से 7 जहाज़ गोवा की कंपनी बनाएगी, जबकि 4 का निर्माण कोलकाता की कंपनी करेगी। इन जहाज़ों पर कुल 9,781 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नौसेना को ये जहाज़ सितंबर 2026 से मिलने शुरू हो जाएंगे, जबकि 6 मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड करेगी। इन युद्धपोतों के निर्माण का सौदा 9,805 करोड़ रुपए का हुआ है और ये मार्च 2027 से नौसेना को मिलने लगेंगे। ये युद्धपोत भारत की युद्धक क्षमता को बढ़ाने में प्रभावी साबित होंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुरुवार को 6,000 करोड़ रुपये का क्रय आदेश सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मिला है। कंपनी सेना की 2 रेजिमेंटों के लिए उन्नत आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करेगी।
उच्च स्तरीय रक्षा सूत्रों के अनुसार इस सिस्टम के मिलने से भारतीय सेना को सीमा पर दुश्मन के लड़ाकू विमानों या ड्रोन का पता लगाने और उन्हें कुछ ही मिनटों में मार गिराने में काफ़ी मदद मिलेगी। पहले इस तरह के मिसाइल सिस्टम की खरीद विदेशी कंपनियों से करने की योजना बनी थी, लेकिन केंद्र में बनी नरेंद्र मोदी सरकार ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और स्वदेशी कंपनियों को मजबूत बनाने के लिए यह खरीद भारतीय कंपनी से ही करने का फैसला किया है। इसी के बाद BDL ने क्षमता का विकास करते हुए एयर डिफेंस का उन्नत सिस्टम बनाने में सफलता प्राप्त की। इस सौदे से कम कीमत में खरीद के साथ विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई है। यह उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूर्वी लद्दाख जैसे ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बहुत कम तापमान में बखूबी कार्य करता है। उन्नत सिस्टम 4500 मीटर की ऊंचाई पर तैनात किया जा सकता है और इसकी मिसाइलें 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर भी लड़ाकू विमानों और ड्रोन को निशाना बना सकती है। नया सिस्टम रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए कार्य करेगा, इसलिए लक्ष्य को ढूंढने की उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 1700 करोड़ रुपये में 13 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद का सौदा किया है। सरकार ने यह सौदा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ किया है। यह सिस्टम नौसेना के युद्धपोतों में लगी तोपों के फायर को नियंत्रित करता है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सामग्री के निर्माण से संबंधित 10 क्रय आदेश विभिन्न स्वदेशी कंपनियों को दिए हैं। 5498 करोड़ रुपए के इन सौदों से सुरक्षा बलों को बड़े लाभ होंगे। इन सौदों से भारतीय वायुसेना को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के 90 उपकरण मिलेंगे। इसके अतिरिक्त कई अन्य उपकरणों के लिए भी सौदे किए गए हैं। पाकिस्तान से एक और हिंदुओं पर अत्याचार की खबर आ रही है। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय किस हाल में है, इसका अंदाज़ा आए दिन हिंदुओं पर होने वाले हमलों और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं से लगाया जा सकता है। इसी कड़ी में ताज़ा मामला अब कराची से सामने आया है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि गुरुवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने कराची के आई सर्जन डॉक्टर बीरबल जेनानी की गोली मारकर हत्या कर दी। बीरबल जेनानी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में कराची महानगर निगम KMC के पूर्व स्वास्थ्य निदेशक थे। खबरों के मुताबिक जब वह रामा स्वामी से अपने सहायक डॉक्टर के साथ गुलशन इकबाल जा रहे थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार को निशाना बनाया। न्यूज़ इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जेनानी की मौके पर ही मौत होगी, जबकि उनके सहायक की गोली लगी है। सोशल मीडिया पर तेज़ी से शेयर हो रही घटना के वीडियो में डॉक्टर जेनानी की कार को अनियंत्रित तरीके से आगे बढ़ते हुए और एक दीवार से टकराते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय पुलिस ने कहा कि डॉक्टर जेनानी की हत्या एक टारगेट किलिंग थी। हालांकि हत्या के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है। खबर के अनुसार पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। हाल के हफ्तों में पाकिस्तान में एक हिंदू डॉक्टर पर इस तरह का यह दूसरा हमला है। इसी महीने की शुरुआत में पाकिस्तान के हैदराबाद के रहने वाले एक डॉक्टर को उसके ड्राइवर ने घर के अंदर मार डाला था। पाकिस्तान में हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन भी एक चिंताजनक विषय है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कई सदस्यों ने देश में हिंदू लड़कियों और महिलाओं के जबरन धर्मांतरण विवाह की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए गुरुवार को कराची शहर में एक विरोध मार्च निकाला। हिंदू संगठन पाकिस्तानी दरावर इत्तेहाद ने कराची प्रेस क्लब और सिंध विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार पर यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। PDI के एक सदस्य ने कहा कि हम सिंधी हिंदुओं के सामने इस बड़ी समस्या को उजागर करना चाहते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में जहां हमारी युवा लड़कियों का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया जाता है और फिर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके बाद बड़ी उम्र के मुस्लिम पुरुषों से उनकी शादी कर दी जाती है। चलिए अब हम SCO के बारे में बात कर लें। सऊदी अरब ने ऐलान किया कि वह शंघाई सहयोग संगठन SCO में शामिल हो गया है। सऊदी अरब की कैबिनेट ने बुधवार को SCO में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब ने इस तरह से ईरान के साथ डील के बाद एक और ऐसा कदम उठाया है जिससे चीन के संग उसके रिश्ते और मजबूत होने जा रहे हैं। वह भी तब जब अमेरिका ने सऊदी अरब की नई नीति को लेकर सुरक्षा चिंता जताई है। सऊदी अरब ने SCO में शामिल होने का ऐलान ऐसे समय पर किया है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को सऊदी प्रिंस से बात की है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में अपनी यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने SCO में शामिल होने के बारे में सऊदी प्रिंस से बात की थी। सऊदी अरब की प्रेस एजेंसी ने बताया कि सऊदी अरब ने SCO में डायलॉग पार्टनर बनने के लिए मंजूरी दे दी है। चीन SCO को नाटो के मुकाबले खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें रूस, ईरान, भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं। SCO की स्थापना साल 2001 में रूस और चीन की ओर से की गई थी। बाद में इसमें भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया। चीन और रूस ने पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करने के लिए SCO की स्थापना की थी। ईरान ने पिछले साल SCO की पूर्ण सदस्यता के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था। डायलॉग पार्टनर SCO में शामिल होने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। इसके बाद संबंधित देश को पूर्ण सदस्यता दी जाती है। SCO में शामिल होने के ऐलान को तब किया गया जब सऊदी अरब की विशालकाय सरकारी तेल कंपनी अरामको ने चीन के साथ अरबों डॉलर का निवेश समझौता किया है। सऊदी कंपनी चीनी कंपनी में हिस्सा खरीदने जा रही है।
सऊदी अरब और चीन के बीच बढ़ते रिश्ते से अमेरिका की भौहें तन गई हैं, जो उसका परंपरागत सहयोगी है। अमेरिका ने कहा कि चीन दुनिया में प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे हमारे मिडिल ईस्ट में पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देशों ने अमेरिका को लेकर चिंता जताई थी, जिसे पश्चिम एशिया में सुरक्षा की गारंटी माना जाता है। सऊदी अरब अपने रिश्तों में विविधता ला रहा है और भारत तथा चीन के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। आइए हम नाटो के बारे में बात करें। नाटो में एक और देश की एंट्री हो गई है। बता दें कि तुर्की की संसद ने गुरुवार को फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनने की मंजूरी दे दी है। तुर्की की संसद ने एकमत से यह फैसला किया। इसके साथ ही फिनलैंड का नाटो सदस्य बनना तय हो गया है। नाटो के अन्य देश पहले ही फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनाने की मंजूरी दे चुके हैं। हालांकि अभी स्वीडन के नाम को तुर्की की संसद की मंजूरी नहीं मिल पाई है। बता दें कि स्वीडन और फिनलैंड ने साल 2022 में नाटो का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था। इसके बाद अधिकतर देशों ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनाने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन हंगरी और तुर्की इसके लिए तैयार नहीं थे। तुर्की का आरोप था कि कुर्दिश आतंकी संगठन फिनलैंड और स्वीडन में अपना बेस बनाए हुए हैं और वहां से तुर्की के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हालांकि दोनों देशों ने तुर्की के आरोपों से इनकार किया था। वहीं हंगरी का आरोप है कि स्वीडन और फिनलैंड में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और दोनों देश इसके बारे में झूठ बोलते हैं। हालांकि बाद में तुर्की और हंगरी ने फिनलैंड के प्रति अपने रुख को नरम कर लिया था और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने की मंजूरी दे दी। हालांकि दोनों देश अभी भी स्वीडन की सदस्यता का विरोध कर रहे हैं। हंगरी का कहना है कि स्वीडन को सदस्यता पाने के लिए कई बड़े कदम उठाने होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मिलकर श्रीलंका देश के पूर्वी बंदरगाह जिले त्रिंकोमाली में संयुक्त रूप से 2 चरण में 135 मेगावाट सौर बिजली संयंत्र का निर्माण करेगा। श्रीलंका की कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए मंजूरी दी है, क्योंकि देश ने 2030 तक अपनी बिजली की जरूरत का 70% रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक को लेकर जारी नोट में कहा गया है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 2 चरणों में सौर बिजली परियोजना को संयुक्त रूप से लागू करने के संबंध में समझौता किया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। धन्यवाद।